Hi guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 7th of February 2021. तो गाइज आज है तारीख 7 फरवरी 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। अगर आप लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से आप लोग जाकर इस लेक्चर की पीडीएफ को डेली डाउनलोड कर सकते हो। नाउ अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आता है हमारा सबसे पहला आर्टिकल और पहले आर्टिकल के अंदर बात करी गई है कि भाई कुछ गाइडलाइंस लाई गई हैं। जो भी फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होता है पानी के ऊपर, जो भी आप कह सकते हो ब्रिज वगैरह होता है, ठीक है, उसके लिए नई नई गाइडलाइंस लेके आ चुका है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या क्या गाइडलाइंस है, अब किस तरीके से जो ब्रिजेस वगैरह हैं, जो भी फ्लोटिंग स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनाया जाएगा, ये सब कुछ गाइडलाइंस आई हैं तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज है, इन्होंने गाइडलाइंस इशू करी है कि जो भी भाई फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होगा पानी के ऊपर, उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ नए नए रीजंस हैं, तो आप लोगों को वहां पर वो जानने को मिलेगा। फ्लोटिंग स्ट्रक्चर जैसे कि जेटीज वगैरह यानी जो ब्रिजेस वगैरह हैं उन सभी के लिए यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस हैं। नाउ यहाँ पे गाइडलाइंस हम कर तो रहे हैं, मेन गाइडलाइंस हैं क्या वो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे। यह सबसे पहला कि भाई जो भी यहाँ पे आप कह सकते हो फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होगा वो एक कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, यानी कि उसमें पैसा कम लगे और सामान भी वो बढ़िया निकल कर आए, यानी कि पैसा कम लगाकर हम एक बेहतरीन चीज़ बना सकें। दूसरी चीज़ एकदम जल्दी से हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, और अगर हमने बना भी लिया है तो उसको हम अगर प्रोजेक्ट हमें आगे बढ़ाना है तो हम ईजिली जो है उसको एक्सपेंड कर सकें। दूसरा चीज़ हम लोग रीलोकेट कर सकें, और ऐसा हम लोग प्रोजेक्ट बनाएं, इस तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट को डेवलप करें ताकि जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो, यानी एनवायरमेंट को कोई भी नुकसान ना हो। इस तरीके से जो है यहाँ पे गाइडलाइंस लाई गई हैं कि अगर आप लोग कोई भी फ्लोटिंग प्रोजेक्ट बनाते हो तो ओके। ना उसके साथ यहाँ पे कोई एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप लोग देख पाओगे। पहले भी हम लोग कुछ फ्लोटिंग प्रोजेक्ट्स को बना चुके हैं, जैसे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है, इन्होंने सक्सेसफुली ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स पहले भी बना चुके हैं। जो कि यहाँ पे गोवा के अंदर है, एक फ्लोटिंग जेटी है गोवा के अंदर, यानी तैरता हुआ ब्रिज है पूरा का पूरा, जैसा आपने पिक्चर में देखा था ना, तैरता हुआ ब्रिज। यहाँ पर इस तरीके से आप लोग यहाँ पर पुल वगैरह देखोगे तो इस तरीके से ब्रिजेस वगैरह बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे गोवा के अंदर एक है ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने वाटर एरोडोम बना रखा है साबरमती रिवर के ऊपर, कहाँ पर, सरदार सरोवर डैम में, ये हमने पहले भी डिस्कस करा था, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट्स पहले भी बना चुके हैं। नाउ आगे हम लोग अब नई गाइडलाइंस लेकर आ चुके हैं कि ये चीज़ें हम लोग को फॉलो करते हुए आगे कोई प्रोजेक्ट को बनाना है। ओके, नाउ आते हैं सेकंड आर्टिकल की तरफ। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, यहाँ पर बात करी गई है इंडिया और बहरीन के रिलेशंस के बारे में। डिस्कस करेंगे कि इंडिया और बहरीन ने मिलकर अभी यहाँ पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के अंदर डिसाइड किया है, पहली मीटिंग हो चुकी है और इसके अंदर डिसाइड करा गया कि भाई जो रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, तो फिर इनकी आप कह सकते हो इन सेक्टर के अंदर दोनों मिलकर काम करने वाले हैं, दोनों कोऑपरेशन में काम करने वाले हैं। नाउ उससे पहले हम लोग बहरीन की लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा सऊदी अरेबिया, यहाँ पे आएगा कतर। कतर के पेनिनसुलर वाले रीजन में यहाँ पे आप देख पाओगे ये है बहरीन। पेनिनसुलर रीजन मतलब कि यहाँ पर आप कतर देख रहे हो, कतर की तीनों साइड पानी है, ठीक है, यानी कि ये पेनिनसुलर है, ठीक है। पेनिनसुलर रीजन आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे बहरीन, ये है बहरीन की, यहाँ पर आप ये एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पे डार्क कलर का आइलैंड दिख रहा है ना, ये एक आइलैंड ही है और इसकी कैपिटल है मनामा, और यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी भी बोला जाता है इसे बहरीन का, ठीक है। नाउ यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट मीटिंग हो चुकी है ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की, किस सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी मैंने बता चुका हूँ, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। तो इंडिया और साथ ही साथ बहरीन के बीच में ये एक वर्चुअल फॉर्मेट के बीच में यहाँ पर एक मीटिंग हुई है, ठीक है। आप कह सकते हो डिस्टेंस बना के ऑनलाइन तरीके से मीटिंग करी गई है। नाउ यहाँ पे एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया और बहरीन के बीच में पहले भी हम लोग साइन कर चुके हैं सन 2018 में, यानी 2018 में एक एमओयू ऑलरेडी साइन कर लिया गया था इंडिया बहरीन के बीच में कि भाई ये लोग आपस में मिलकर बायलेटरल कोऑपरेशन रखेंगे, यानी साथ में मिलकर कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, किस फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो जो दोनों साइड्स पहले ही एग्री कर चुकी हैं भाई ये लोग अपना कोऑपरेशन के ऊपर फोकस करेंगे। साथ ही साथ दोनों कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया था कि ये लोग काम करने वाले हैं किसके फील्ड में, सोलर, विंड और क्लीन हाइड्रोजन एनर्जी की फील्ड में, यानी अगर बहरीन को जरूरत पड़ेगी तो हम बहरीन की मदद करेंगे, एंड अगर हम लोगों को जरूरत पड़ेगी तो बहरीन हमारी मदद करेगा। ओके,
ना उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे बहरीन की एग्जैक्ट लोकेशन बताई गई है, क्योंकि देखो यूपीएससी में होता क्या है, बहुत सारी लोकेशंस पूछी जाती हैं। आपका ज्योग्राफी आप कह सकते हो मैपिंग आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। एक एस्पेक्ट हम लोग यहाँ पे हम अपने करंट अफेयर के साथ साथ मैपिंग को भी साथ ही साथ काफ़ी हद तक कवर कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे देखते हैं हम लोग बहरीन की लोकेशन। ये एक सॉवरन स्टेट अगर हम बात करें पर्शियन गल्फ में। उसके बाद ये जो एक आइलैंड नेशन है, मैंने अभी आपको दिखाया था कि ये एक आइलैंड पे है, एक आइलैंड ही है जिसमें छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, कम से कम 40 नेचुरल आइलैंड है और साथ ही साथ 51 आर्टिफिशियल आइलैंड है। ठीक है। उसके बाद बात करें तो कंट्री कहाँ पे सिचुएटेड है, कतरी पेनिनसुलर रीजन पर। मैंने आपको बताया आपको पेनिनसुलर रीजन पर ये जो कंट्री है वो लोकेटेड है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो इसकी कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी बोली जाती है मनम को। ठीक है, जो मनम है वहाँ पर वो बहरीन की कैपिटल है और साथ ही साथ लार्जेस्ट सिटी भी बोला जाता है। यहाँ पे आपको नजर आएगा ये मनम है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज का थर्ड आर्टिकल और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है काफ़ी। यहाँ पे जो ये हेलीकॉप्टर है ना, इसके बारे में बताया जा रहा है। इस हेलीकॉप्टर का नाम है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। तो इसको बनाया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। ये अब दिया जा रहा है हमारे इंडियन आर्मी को। ठीक है, तो हमारे इंडियन फोर्स को दिया जा रहा है ये। हमारी अगर हम बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पहले से ही बोल रखे हैं कि भाई बहुत सारे ऑर्डर्स दे रखे हैं एचएएल को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, कि भाई हमें बहुत सारे हमें डिफेंस इक्विपमेंट्स चाहिए, हेलीकॉप्टर्स चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आज के टाइम पे हमें अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ रहा है, क्योंकि आपसी जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे रिलेशंस कुछ खास है नहीं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे बात करी गई है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के बारे में। तो ये जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, यहाँ पर इसका इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस जो है ये रिसीव कर लिया गया है इंडियन आर्मी के लिए। और अगर हम बात करें इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में कि भाई ये जो हेलीकॉप्टर ये है क्या, जो हम लोग को दिया जा रहा है, हमारी आर्मी के पास आने वाला ये हेलीकॉप्टर, ये कौन सा हेलीकॉप्टर है? तो ये जो LUH, ठीक है, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, ये 3 टन का ये हेलीकॉप्टर है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करें न्यू जनरेशन का सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है और जो है इसको खुद ही बनाया गया है, यानी हमने खुद इसको बनाया है। कौन सी कंपनी ने? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इसके यूनिक फीचर्स हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है ये हमारे पुराने वाले हेलीकॉप्टर को रिप्लेस कर देगा। यानी अभी तक हम कौन से हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं वो है चीता और चेतक हेलीकॉप्टर। तो इनको रिप्लेस करके हम लोग ये वाला हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोग इसका एक बार इमेज भी देख सकते हो, कुछ इस तरीके से ये हेलीकॉप्टर दिखता है। ओके, नाउ थोड़ा सा हम इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है इसके अंदर सिंगल टर्बो शाफ्ट इंजन है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखने को मिलेगा आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर इतना कैपेसिटी है कि भाई ये हाई ऑल्टीट्यूड जो मिशंस हैं हिमालयाज के अंदर वो इजीली तरीके से यहाँ पे टैकल कर सकता है। जो भी हाई ऑल्टीट्यूड पे, ऊंचाई पर, हिमालय पे जो भी आप कह सकते हो कंडीशंस होंगी, जो भी इश्यूज होंगे, मिशन होगा कोई भी, तो ये हेलीकॉप्टर हम लोग ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं ना। उसके बाद जो ये लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है इसके अंदर एक स्मार्ट कॉकपिट डिस्प्ले सिस्टम है। कॉकपिट मतलब क्या होता है? जैसे हेलीकॉप्टर है, जैसे आप मान लो ये एयरप्लेन, ठीक है, एयर हेलीकॉप्टर को ले लेते हैं। तो ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर थोड़ी मेरी जो ऐसी हम लोग एक डायग्राम से ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि जैसे कि ये वाला जो हेलीकॉप्टर के सामने वाला हिस्सा होता है, ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रोल रूम होता है। कंट्रोल रूम मतलब कि एक तरीके से आप देखोगे पूरा का पूरा सेटिंग, एक तो मान लो शीशा हो गया सामने का, ये हो गया शीशा, ठीक है, सामने का यहाँ पे शीशा हो गया, यहाँ पे हमारे पायलट्स बैठते हैं और पूरा का पूरा यहाँ पे सेटअप बना होता है। ठीक है, सारे बटन्स वगैरह जितने भी होते हैं यहाँ पे, गियर जो आप कह सकते हो, जितने भी हैंडल्स वगैरह, बटन्स वगैरह, जितनी भी चीज़ें होती हैं कंट्रोल करने के लिए, वो सारी चीज़ें यहीं पर होती हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉकपिट। तो ये जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है इसके अंदर एक स्मार्ट कॉकपिट डिस्प्ले सिस्टम है। ठीक है, और यहाँ पे ये डिज़ाइन करा गया है बहुत ही अच्छी तरीके से और हम लोग इससे काफ़ी हद तक चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद साथ ही साथ दूसरे हेलीकॉप्टर के बारे में बात करी गई है यहाँ पर। तो आज का ही हमारा 4th आर्टिकल है। यहाँ पर बात करी गई है MK3 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर के बारे में, ALH। ठीक है, वो कौन सा था? LUH, ये है ALH। तो बात करते हैं जो ये इंडियन नेवी, वो इंडियन आर्मी को दिया गया है। यहाँ पर ये इंडियन नेवी ने रिसीव करा है। ये 3 हेलीकॉप्टर को रिसीव कर लिया गया है। इसको इंडिया में खुद ही बनाया गया है। किसने बनाया है? अगेन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इन हेलीकॉप्टर्स को बनाया है। तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रखना। नाउ जो ये हेलीकॉप्टर्स हैं इनको कस्टमाइज करा गया है कोस्टल सिक्योरिटीज़ के लिए, यानी कि जो नदी के आसपास वाले किनारे होते हैं, ठीक है, तट के किनारे वाले एरियाज होते हैं, वहाँ की सिक्योरिटी के लिए इन हेलीकॉप्टर्स को बनाया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो नेवल वर्जन है ALH का,
यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये काफ़ी सारे जो टेरर अटैक्स है ना उनको ईजिली डिटेक्ट कर सकता है, उनको देख सकता है जो भी टेररिज्म के अटैक होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आप लोगों को एक अच्छा कॉकपिट आर्किटेक्चरल डिस्प्ले सिस्टम मिल जाएगा। कॉकपिट मैंने अभी आपको बताया था जहाँ पर बैठकर पायलट्स वगैरह इन हेलीकॉप्टर्स को उड़ाते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे भी कॉकपिट सिस्टम बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर यही सारी चीज़ें बताई गई हैं भाई। इसके अंदर आप कह सकते हो रडार है, इनवर्स सिंथेटिक एपर्चर रडार है जो कि ईजिली जो है टारगेट कर सकता है अपने समुद्र के अंदर। और यहाँ पर ईजिली तरीके से हम लोग जो कोस्टल एरियाज होते हैं, तट के किनारे वाले जो एरियाज होते हैं तट पर, वहाँ पर ईजिली हम लोग इन हेलीकॉप्टर से सर्विलियंस कर सकते हैं, निगरानी रख सकते हैं। ओके, सिक्योरिटी को हम लोग पूरी तरह से परख सकते हैं, ठीक है, इन हेलीकॉप्टर्स के द्वारा। नाउ उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर यह है हमारा आज का, मे बी हमारा 6th आर्टिकल है, ठीक है, और आज का ही हमारा लास्ट आर्टिकल होने वाला है। यहाँ पर बात करी गई है डेनमार्क के बारे में। डेनमार्क का एक आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड प्रोजेक्ट है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे क्यों ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो जो डेनिश गवर्नमेंट है, डेनमार्क के अंदर कौन सी सरकार है, डेनिश गवर्नमेंट। डेनिश गवर्नमेंट ने एक प्लान यहाँ पर अप्रूव कर दिया कि भाई ये लोग आर्टिफिशियल आइलैंड बनाएंगे, ठीक है, कहाँ पर, नॉर्थ सी में, ठीक है, नॉर्थ सी में ही आइलैंड बनाने वाले हैं ताकि जो ग्रीन एनर्जी है उसको ज़्यादा प्रमोट कर सकें, ये लोग ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर सकें और एनवायरमेंट को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर सकें। तो डेनमार्क की लोकेशन आप लोग को ये देखने को मिलेगा, मेन यहाँ पे कोपेनहेगन आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद डेनमार्क से इधर चलोगे तो आप लोगों को ये एनर्जी आइलैंड, जो ये आइलैंड प्रोजेक्ट है, ये आर्टिफिशियल प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। नाउ ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम लोग लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, जो कि डेनमार्क के अभी तक इतिहास में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं बना है। इसके अंदर 210 बिलियन लगाने वाले हैं हम लोग। उसके बाद अगर हम बात करें, एक एनर्जी आइलैंड है जो कि यहाँ पर इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, ठीक है, क्या होगा, एक प्लेटफॉर्म जो कि सर्व करेगा एज अ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम सराउंडिंग ऑफशोर विंड फार्म्स। हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है, यानी कि एक नेचुरल रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। विंड एनर्जी के थ्रू हम लोग जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकेंगे, विंड एनर्जी के थ्रू जितने भी हमारे पास कोई भी बेनिफिट आ सकेगा वो हम विंड एनर्जी के थ्रू करने वाले हैं इस आर्टिफिशियल आइलैंड का इस्तेमाल करके। नाउ जो ये आर्टिफिशियल आइलैंड है ये लोकेटेड होगा कम से कम 80 किलोमीटर दूर रहने वाला है नॉर्थ सी पे, ठीक है, नॉर्थ सी के अंदर 80 किलोमीटर के आसपास रहने वाला है। और साथ ही साथ जो इसकी मेजोरिटी है इस आइलैंड, यानी जो आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहे हैं, इसकी जो मेजोरिटी है वो डेनिश गवर्नमेंट रखेगी, यानी डेनमार्क के अंडर में रहने वाला है ये। ओके, उसके बाद यहाँ पे वही चीज़ अगेन बताई गई है। नाउ ये जो आइडिया है वो ये है कि भाई डिस्ट्रीब्यूट कर सके हम लोग पावर को, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की सप्लाई है, एक तो हम लोग विंड एनर्जी के थ्रू उसको जनरेट कर सकें, ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग बाकी सारी, डेनमार्क को तो मिलेगा ही मिलेगा वो पावर सप्लाई, साथ ही साथ नेबरिंग कंट्रीज को भी मिलेगी। ओके, नाउ तो ये जो मूव है ये निकल कर आया है ईयू, यानी यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया था अपना एक प्लान कि वो लोग अपने इलेक्ट्रिक सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है, और ज़्यादातर जो रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी कि विंड हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, इनके ऊपर ज़्यादातर ये विश्वास करेंगे और इनके ऊपर काम करेंगे। तो ये सारा पहले ही अनाउंस कर दिया गया था यूरोपियन यूनियन के द्वारा। नाउ अब जो इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है इसको, डेनमार्क ये सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट कर रहा है। डेनमार्क एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है जहां पर वो भी विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रिन्यूएबल एनर्जीज का इस्तेमाल कर पावर को जनरेट करेगा, और देन उसके बाद डेनमार्क के साथ साथ बाकी सारी नेबरिंग कंट्रीज को भी सप्लाई करेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप लोग ये देख ही पाओगे ये सारे काम ये लोग करने वाले हैं सन 2050 तक यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी। तो गाइज यहाँ पर थे ये कुछ आर्टिकल्स आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आई होप आप लोग को सारी आर्टिकल्स क्लियर हो गए होंगे। और अभी यहाँ पर 1 घंटे बाद द हिंदू एनालिसिस अपलोड होगा, उसको जाकर जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। और अगर आप लोगों को इस लेक्चर का डेली बेसिस पे पीडीएफ चाहिए, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, डेली बेसिस पे अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, सिंपल है बिल्कुल, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो। जैसे ही आप लोग लिंक को क्लिक करोगे वो एक चैनल पर ओपन हो जाएगा और उस चैनल पर नीचे की साइड आपको ज्वाइन नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको डेली बेसिस पे इसका पीडीएफ मिल जाता है, द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। यानी अगर आप लोग यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो तो जाकर उस चैनल को जरूर ज्वाइन करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।